अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे बच्चे आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा आप, खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले बेटा अपना नाम बताइएगा सबको। यस सर, मेरा नाम राफिया अंसारी है और मैं कराची वेस्ट से बिलोंग करती हूँ। ओके, दैट्स गुड। अच्छा राफिया, तो कराची वेस्ट से बिलोंग करते हुए मुझे ये बताइए, आपने इस दफ़ा पीएमडीसी एमडी कैट में कितना स्कोर किया? मैंने 160 आउट ऑफ 180 स्कोर किया है। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड राफिया। और आपका एग्रीगेट क्या बन रहा था बेटा? मेरा एग्रीगेट बन रहा है 87.72। ओह दैट्स वेरी गुड। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको कामयाब करे आगे भी, और डिजायर्ड फील्ड तक लेके जाए। चलो दैट्स गुड बेटा। ये बताओ राफिया कि वर यू एन इम्प्रूवर और अ फ्रेशर स्टूडेंट? सर आई एम अ फ्रेशर स्टूडेंट। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, काफी सारे बच्चों के जहन में ये वैसे गुमान होता है कि फ्रेशर में अक्सर आपके पास एमडी कैट क्लियर नहीं हो पाता, लोगों को अटेम्प्ट्स देनी पड़ जाती हैं। तो आप कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करोगी अपनी, जिसके थ्रू बच्चे ये चीज समझ सकें कि यार फ्रेशर्स के लिए भी एमडी कैट क्लियर करना बहुत आसान है। और आपके पास आ, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी जो आपको, जिसने हेल्प किया अपने एमडी कैट को क्लियर करने के अंदर? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे ख्याल में बच्चों को अपने दिमाग से ये निकालने की ज़रूरत है कि रिपीट करना ज़रूरी होगा और फ्रेशर्स ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपके माइंड में बिल्कुल एक चीज़ रह जाती है ना कि फ्रेशर्स तो कर ही नहीं सकते, तो फिर वही होता है क्योंकि आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हो। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने ऐसे किया है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी ऐसी थी चीज़ें दूसरों के इंटरव्यूज वगैरह देख के कि शायद बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा फ्रेशर के तौर पे करना, क्योंकि आपको एफएससी भी अपना जो है वो लेके चलना है साथ में, क्योंकि हमें तो परसेंटेज की भी बहुत ज़रूरत होती है सेकेंड ईयर की, और साथ में हमें अपना एमकेट का स्कोर भी अच्छा करना है। तो शायद इसकी वजह से मेरे ख्याल में मुझे सबसे पहले मुझे लगता है आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए कि आप फ्रेशर हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये एक चीज़ है। और सबसे मुझे ऐसा लगता है कि जब एफएससी आपका चल रहा हो तो आपको फर्स्ट ईयर से थोड़ा लेके चलना चाहिए, अपने जो साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते रहनी चाहिए, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है एमकेट में। तो मेरे ख्याल में आपको शुरू दिन से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से अपनी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स वगैरह के हवाले से। तो उससे आपको एमकेट की जर्नी में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इसी तरह सेकेंड ईयर में जब मैं आई तो मैंने सेकेंड ईयर में जो है वो पहला ही बैच ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि जितना आप जल्दी प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो उतना जो है वो आपको आसानी रहती है, लास्ट में आपके ऊपर बर्डन इतना नहीं पड़ता। तो मैं वही बैच 1.0 की जो है वो स्टूडेंट हूँ, इसी वजह से मैंने बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया था, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी रही और सब कुछ मेरा कोर्स भी बहुत फीजिबल रहा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जहाँ मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई वो ये कि जब शुरू शुरू में एफएससी चल रहा था तो मैंने एफएससी को थोड़ा ज़्यादा वो किया, और मेरे ख्याल में टीम का भी थोड़ा इस वजह से ज़्यादा था कि शुरू शुरू में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी टीम, क्योंकि हमें भी सिस्टम समझने में देर लग रही थी, सब कुछ हो कैसे रहे चल कैसे रहे पढ़ना कैसे। तो इस वजह से थोड़ा मुझे अच्छी चीज़ लगी आप लोगों की टीम की कि आप लोगों ने शुरू में जो है वो हमें हल्के हल्के लेके चले, ताकि हम लोग जो है वो अपनी बेस जो है वो वहाँ से एफएससी से भी स्ट्रॉन्ग करते जाए और यहाँ से भी। और शुरू में जो है वो सबने सेकेंड ईयर का ही पढ़ाया, जिससे और ज़्यादा हमारी एफएससी बहुत स्ट्रॉन्ग होती गई। तो मेरे ख्याल में शुरू में बच्चों को एफएससी को अपना थोड़ा ज़्यादा गौर देनी चाहिए, ताकि आपकी जो परसेंटेज है वो आपको एक थोड़ी बैक आपकी स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि उसका भी 40% वेटेज होता है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो थोड़ा थोड़ा उसको भी आपको गौर देना चाहिए, और साथ साथ जो है वो इसको आपको लेके चलना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में बोर्ड्स के बाद आपको फिर भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है एमकेट की प्रिपरेशन करने में। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा आपको शुरू में एफएससी को ज़्यादा वो करना चाहिए और एमकेट पे जो है वो थोड़ा कम, और फिर उसके बाद जो है वो आपको पूरे टाइम एमकेट पे गौर देना चाहिए। चलें, दैट्स वेरी गुड स्ट्रेटेजी मेरे बच्चे। अच्छा, अब जाओ, चूंकि आपने जिक्र किया कि आपने जो है स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लिया था, आप हमारी बैच 1.0 की स्टूडेंट थी, राइट? यस सर। अच्छा, तो बैच 1.0 में आपने किस मंथ में ज्वाइन किया था मेरे बच्चे? मैंने आई थिंक अगस्त के एंड में ज्वाइन कर लिया था, और सितंबर के स्टार्ट से क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, ये सितंबर के ठीक हो 15 गया। से, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। चलो सितंबर मान लेते हैं ऐसे ही एक रफली। तो सितंबर 2024 से आप अभी तक हमारे बैच का पार्ट है, यानी कि पोर्टल का एक्सेस तो अभी तक आज आज तक आपके पास है, 1 नवंबर 2025 तक। तो ये 1.5 साल की तकरीबन जर्नी जी जी बनी है सर। आपके पास, ठीक है जी। तो 1.25 साल 1.5 साल तक के करीब तकरीबन हो जाती है। इस जर्नी को आप कैसे रेट करोगी मेरे बेटे? हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद अस? सर बेस्ट एक्सपीरियंस कहूँगी मैं, क्योंकि बहुत सारे इसके एडवांटेजेस मुझे रहे हैं। और मतलब ऑनलाइन में वैसे मैं पर्सनली खुद भी बिलीव नहीं करती थी कि ऑनलाइन में हम लोग इतना अच्छा पढ़ सकते हैं। मैं खुद कभी ऑनलाइन स्टूडेंट रही नहीं और ना ही मैं यूट्यूब वगैरह को ज़्यादा फॉलो करती थी। तो
जिस तरह की मेरी जर्नी रही, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने ज्वाइन किया। मेरे लिए मतलब मैं कहूँगी ब्लेसिंग थी कि मैंने ज्वाइन किया, वरना बहुत मुश्किल, एक तो बहुत स्ट्रेसफुल जर्नी रहती है। तो इसी वजह से एक बहुत अच्छी जर्नी थी, टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे और इन्वायरमेंट बहुत एक अच्छा, मतलब हमें एक बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट मिल रहा था टीचर्स वगैरह की तरफ से। और क्लासेस फीजिबल थी, अगर आप नहीं कर सकते किसी वजह से ऑनलाइन मतलब लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते, आप रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख लो, उसकी वजह से बहुत एक आसानी रही। टेस्ट वगैरह सबसे अच्छा जो मुझे चीज़ लगी वो ये थी कि आप लोग का डाउट काउंटर, अगर आपको कोई एमसीक्यू नहीं समझ आ रहा, आप टीचर से जाके पूछो, और वो टीचर भी बहुत सपोर्टिव थे। ऐसे नहीं कि मतलब हमारे लेक्चर्स वाले जो लाइव क्लासेस चल रही है वो उसमें टीचर सपोर्टिव हो, डाउट काउंटर के टीचर भी बहुत सपोर्टिव थे। तो मेरे ख्याल में बहुत बहुत ज्यादा इस वजह से हेल्प हुई एमसीक्यूज वगैरह में। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है मेरे बेटे। अच्छा, इसमें एक बात मुझे बताओ कि टेस्टिंग सिस्टम जो होता है आपके पास, ये कितना ज्यादा मदद करता है आपको अपने एमडीकेट को क्रैक करने के अंदर? सर टेस्टिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा मदद करता है, मतलब जिस जिस तरह आप जो है वो चैप्टर वाइज टेस्ट देते जाते हो, आपको अपनी प्रोग्रेस का पता चलता जाता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है वो ये होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हो लेक्चर्स वगैरह में, उसमें आप एमसीक्यूज लगाते हो, डेफिनेटली सी बात है। बट टेस्ट में एमसीक्यूज काफ़ी हद तक डिफरेंट आते थे, हम लोग मतलब जब टेस्ट देते थे, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा होता था कि डिसहार्ड हो जाता था बंदे, कि देखो उतना पढ़ा नंबर फिर भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि उसे सीखने का मौका बहुत ज़्यादा मिलता था, नई नई जो है वो चीज़ें पता चल रही होती थी, नए नए एमसीक्यूज, नए नए कॉन्सेप्ट्स भी समटाइम्स पता चल रहे होते थे। और फिर उसके बाद जो है वो टेस्ट के सॉल्यूशंस आ रहे होते थे, जिससे और ज़्यादा आसानी होती थी टेस्ट की, जो है वो हमारी जो डाउट क्लासेस भी लग रही होती थी, उसमें आप जाके अपने क्वेश्चंस जो है वो क्यूरी आपको जो भी है वो आप सॉल्व करवा लो, उसकी वजह से बहुत आसानी रही है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और आखिर में जो हम लोगों ने इतना बड़ा आपके ऊपर एक बोझ लादा एफएलपीस के नाम का और एक्चुअल टेस्ट सीरीज के नाम को, उससे कितना फायदा हुआ आपको? सर उससे तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा उसी से फ़ायदा हुआ है, क्योंकि एफएलपीज और जो टेस्ट वगैरह थे उनसे सबसे ज़्यादा फायदा हो गया। कि टेस्ट में अगर हम जब चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे थे, उसमें भी बहुत हमें ये रहा कि टेस्ट देते थे हमें अपनी गलतियां पता चलती थी, जिस तरह सर ने बताया कि अपनी आप मिस्टेक कॉपी बनाओ। तो मिस्टेक कॉपी बनाने से जो है हमें सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हमें अपनी मिस्टेक्स पता चल जाती थी, उसके बाद जब हम वापस उसकी तैयारी करें तो उन मिस्टेक्स को ना दोहराएं। ये एक बहुत मेरे ख्याल में एक बहुत प्लस पॉइंट था। उसके बाद एफएलपीज की जहां तक बात है, तो इतनी एफएलपीज कर करके, इतनी एफएलपीज कर करके आदत हो गई थी कि बस अब तो यही मतलब इसी तरह आएगा। और सबसे बड़ा ये मुझे लगा कि एफएलपीज में ना हमें सिर्फ ये नहीं कि हमें बहुत एक छोटे से कॉन्सेप्ट के लिए बाउंड किया हुआ है, हमें एमकेट के सिलेबस से ज्यादा आगे का मतलब हमें समझाया गया था कि सिर्फ इसको एमकेट की हद तक ना रखें, हम इसको लाइफ में अप्लाई करने के भी काबिल हो जाए। तो वो मुझे एक बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव पॉइंट लगा इस सिस्टम का। और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में तैयारी ही इसी चीज से हुई है, बच्चों की, मतलब मेरी अपनी भी, चैप्टर वाइज टेस्ट देखे और एफएलपीज वगैरह देखे। एफएलपीस में कितने मार्क्स लाती थी आप, राफिया? सर एफएलपीज में तो मैं कहूंगी कि मेरे मार्क्स बहुत कम कम आते थे, पता नहीं क्यों मतलब शायद इस वजह से, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन में बहुत कम मार्क्स आते थे जो बात सच है। बट चलो, पता कोई नहीं बात कैसे नहीं। आगे पेपर में लेकिन अलहमदुलिल्लाह। फिर वही वाली बात है, देखो जब मुश्किलात से गुजरते हैं तो तभी तो आपके पास चीजें आसान लगने लगती हैं। तो एफएलपी को ज्यादा मुश्किल बोलोगी कि सिंध के एमडीकेट का जो पेपर है तो उसको? सर मैं कहूँगी एफएलपी ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट हमारा बहुत वास्ट था। अब जब हम लोगों ने यही बात है कि हम लोगों ने जब पेपर देखा तो वी वर लाइक कि बायो इतना इजी आ गया। जबकि हम लोगों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सर शाफी ने बायो बहुत अच्छी पढ़ाई थी, और उन्होंने हमें बहुत हाई लेवल की पढ़ा दी थी। बुक्स में भी नहीं है हमारा जो बात है, वो हमें बहुत अपनी जो माशाल्लाह वो खुद भी एमबीबीएस ही उन्होंने किया है, तो वो हमें उस लेवल की भी इंफॉर्मेशन देते रहते थे। तो हमें उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और बहुत ज़्यादा हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ इस वजह से। एफएलपीज मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल थे एफएलपीज। चलो, सर शाफिक का आपने जिक्र किया तो यहाँ पे एक सवाल मेरा पूछना बनता है, और वो ये कि हु वाज योर फेवरेट टीचर इन आवर बैच? सर फेवरेट टीचर की जहाँ तक बात है तो सभी बहुत अच्छे थे माशाल्लाह, बहुत अच्छी टीम थी, सपोर्टिव थे। लेकिन सबसे फेवरेट सर बिलाल जिया थे, क्योंकि फिजिक्स वाज द सब्जेक्ट आई यूज्ड टू हेट सिंस माय चाइल्डहुड। मैं बिल्कुल बिल्कुल फिजिक्स नहीं पढ़ने वाली बच्ची थी, रट्टे लगा के जाती थी, क्योंकि मुझे फिजिक्स समझ भी नहीं आती थी। मैं बहुत टीचर्स से मैंने पढ़ा और हमेशा ये रहा कि फिजिक्स समझ नहीं आई। तो मैं ये कहूंगी कि ही मेड मी फॉल इन लव विद फिजिक्स। तो या डेफिनेटली ही इज द बेस्ट टीचर आई एवर हैड इन माय लाइफ ऑफ फिजिक्स। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे बेटे। अल्लाह ताला आगे भी आपको इस तरह से लेके जाए और कामयाबियां देते चले जाए। अच्छा बेटा, मुझे ये बताइएगा कि अब देखो आप तो माशाल्लाह से सीनियर बन चुके हो, ठीक है? आप आगे निकल जाओगे, आपकी इंशाल्लाह भी एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। आपके पीछे जो आपके आने वाले जूनियर्स हैं, जो अब आपके पास एमडी कैट ज्वाइन कर रहे हैं, उनको
क्या सजेशन देना चाहोगे आपके वो लोग भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, आपकी रूटीन को फॉलो करें? क्या रूटीन रखती थी आप, उस रूटीन को फॉलो करें, क्योंकि देखो अब आप उन लोगों के लिए एक तरह से रोल मॉडल की तरह से बिहेव करते हो। आप उन लोगों के लिए एक रोल मॉडल हो कि यार वो लोग दे लुक अप टू राफिया अंसारी के एंड दिल बी लाइक यार हम भी इंशाल्लाह इस जगह पे पहुंचे। तो ऐसा क्या सजेशन आप देना चाहोगे कि आपके जूनियर्स उसको फॉलो करें और आगे बढ़ें? मेरे ख्याल में मैं जूनियर्स को ये कहना चाहूंगी कि आप अपनी एफएससी को जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो उस पर कंसंट्रेट करें। एफएससी जितना ज्यादा जो है वो आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे आपको उतनी ज्यादा जो है वो आसानी होगी। और जो है इसी वजह से मैं कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे गौर करें इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग एंड मेमोराइजिंग एवरी सिंगल थिंग। तो इस पे मैं बात करना चाहूंगी। और दूसरा ये कि हर बंदी की स्ट्रेटेजी, में जो लगता है कि हर बंदे को पढ़ने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है, हर बंदे को अपनी स्ट्रेटेजी अलग अपनानी चाहिए जो उसके लिए फिजिबल हो, जो उसके टाइम टेबल के हिसाब से जो है वो कंसाइड करे। अब किसी की भी आप जो है वो देखो स्ट्रेटेजी, वो कहते हैं कि आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप नहीं उठ सकते तो हम नहीं करो। क्योंकि अगर आपने भी सुबह 4 बजे नहीं उठ पाया ना, फिर आपको ऐसा लगेगा कि पूरा दिन मेरा जाया हुआ। मैं खुद ये चीज करती थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अपनी जर्नी के एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये लगा कि अगर मैं जाके यूट्यूब पे देख लूंगी कोई बोल रहा है सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो तो इतना करना है, या फिर रात के पढ़ो तो इतना करना है, तो हर में आपको सबसे पहले अपने आप को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो ब्रेन है वो सबसे ज्यादा किस वक्त काम कर रहा है, फिर आप उसके हिसाब से अपनी रूटीन सेट करो। तो मेरे हाल में ये, और सबसे चीज बड़ी चीज जो है वो ये कि डिसिप्लिन जो है वो कंट्रोल, डिसिप्लिन आप जो है मेंटेन रखेंगे इस पूरी जर्नी में, बहुत ज्यादा मैटर करता है। और तीसरा मुझे लगता है वो ये कि आप अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखें। आई हैव सफर्ड अ लॉट ऑफ दिस। अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखें, ज्यादा जो है वो चीजों को स्ट्रेस ना लें। हो जाते हैं आप ज्यादा लोगों को अगर देख रहे हो कह रहे हैं कि एमकेट इतना मुश्किल होता है, इस तरह का होता है, या तो फ्रेशर्स का तो होता ही नहीं है, जैसे रिपीटर्स का होता है। वो चीज थोड़ा, जितनी ज्यादा आपको ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी जहां से आ रही है उस नेगेटिविटी को कट ऑफ करने की कोशिश करें जितना पॉसिबल है। मतलब यूट्यूब से आ रही है, इंस्टा से आ रही है, फेसबुक से आ रही है, उस चीजों को ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप नेगेटिव चीजों को देखेंगे उतना आप जो है वो उसको गेन करते जाएंगे। तो मेरे हाल में आपको सबसे ज्यादा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए, चीजों को ज्यादा दिमाग पे ना लें। और एक और चीज ये कि इस सब जर्नी में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मतलब पढ़ाई डेफिनेटली करें, पढ़ाई तो बहुत जरूरी होती है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने दिन का आधा घंटा मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा अपने आप को देना चाहिए। लाइक किसी भी एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए, कोई आप किताब पढ़ लगा, आपको किताब पढ़ना पसंद है, कोई वैसे ताकि आपका जो माइंड है वो थोड़ा फ्रेश रहे। वरना ज्यादा पढ़ते पढ़ते भी आप जो है वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, और फिर उसके बाद आपको ओवर थिंकिंग होने लगती है। जी, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो अपने एमसीक्यू से फोकस करना चाहिए, जितना ज्यादा आप एमसीक्यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको उसमें हेल्पफुल होगा, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एक पेपर होता है। और अगर एमसीक्यूज नहीं भी आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप डिफरेंट जो है वो कॉन्सेप्ट अपने भी पढ़ रहे होते हो, मुश्किल हो जाता है कि पहली बार में अटेम्प्ट हो। तो ज्यादा से ज्यादा उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं समझ आ रहा, आप जो है वो गूगल पे जाए, एआई इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप एआई पे जाए, आप अपने टीचर्स को रीच आउट करें। अगर आप एमपीकेएम से है तो आप डाउट काउंटर को जो है वो रीड करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी जो है वो एमसीक्यूज पे कॉन्सेप्ट अच्छे हो। कॉन्सेप्ट का जो है वो सब कुछ है इसमें, कॉन्सेप्ट अच्छे करने की कोशिश करें और अपने ऊपर यकीन रखें कि आप कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे हाल में सबसे ज्यादा आपको इन्हीं चीजों पर गौर करना चाहिए। बहुत अच्छे मेरे बेटे, आई आई रियली लव योर सजेशंस एंड ऑल। अच्छा, इख्तिताम करेंगे। मुझे बताइए मेरे बेटे कि इतना लंबा अरसा आपने गुजारा हमारे साथ माशाल्लाह, हाउ वुड यू रेट योर एक्सपीरियंस विद अस? सर 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि हर चीज इसमें कोई परफेक्ट थी। टीचर्स का जो है बिहेवियर, टीचर्स का पढ़ाने का अंदाज, और मतलब अगर कोई क्लास रह गई है तो उसको आप लोग कंपनसेट भी कर रहे हैं। अगर हमारी तरफ से कोई क्लास, हमारी एंड से कोई क्लास हम नहीं ले पाए तो उसको हम जो है वो ऑनलाइन फिर डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा एमसीक्यूज का एक बहुत बड़ा जो है वो हमें पोर्शन मिला हुआ था, टीचर्स अलग टीपीपीज दे रहे हैं, टेस्ट में अलग हो रही हैं, फिर लास्ट में एफएलपीज में एक अलग जो है वो सब कुछ एमसीक्यूज का चल रहा है। और टीचर समझा बहुत अच्छे तरीके से रहे हैं एमसीक्यूज। तो मैं तो कहूंगी कि डेफिनेटली मैं हर किसी को रिकमेंड करना चाहूंगी कि वो हर कोई जो है वो इनको, मतलब आप लोगों की टीम को फॉलो करे। और सच में बहुत माशाल्लाह एक अच्छा एक्सपीरियंस है इस पूरे साल का। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे बेटे। चलो इख्तिताम करेंगे एक आखिरी जुमले के साथ और एक आखिरी सवाल के साथ। इतने सारी अच्छी बातें आपने कर दी माशाल्लाह से, फिर भी कोई ऐसी सजेशन, कोई ऐसी एडवाइस जो आप हमारी एकेडमी को देना चाहो, जिसको यूज करके हम लोग और बेहतरी की तरफ जा सकें? सर ये मेरा सजेशन तो था, बट आप लोगों ने उसको मेरे सजेशन से पहले ही सही कर लिया। मेरा ये था थोड़ा कि इंग्लिश थोड़ी और जल्दी स्टार्ट हो जाती तो थोड़ी और आसानी रहती, बट अभी मैंने जो
रिसेंटली देखा है कि आप लोगों ने इंग्लिश भी स्टार्ट से स्टार्ट करवा दी है, तो मेरे ख्याल में जो ऑलरेडी कर दिए, तो हम लोग को तो सजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे बेटे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से कामयाबियों की सीढ़ियों पर चढ़ाता जाए, आपके वालिदैन को आपके ऊपर फख्र करने का मौका प्रोवाइड करते चले जाए। ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मेरे बेटे मुलाकात रहेगी। जहां भी जाए हमें ज़रूर बताइएगा अपने पास। हमें बहुत खुशी होती है अपने बच्चों की सक्सेस स्टोरीज जान के। ठीक है बेटा। थैंक यू इंशाल्लाह सर। फिर मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज।